वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना पर्सनल लाइफ ऑफ कार्ल मार्क्स। हमने देखा कंट्रीब्यूशन ऑफ यंग कार्ल मार्क्स एंड ओल्ड कार्ल मार्क्स इन सोशलॉजी। यंग मार्क्स बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की और ओल्ड मार्क्स बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, जैसे कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट, रिवॉल्यूशन और कम्युनिज्म की। जबकि यंग मार्क्स बात कर रहे हैं एलिनेशन की, डिवीजन ऑफ लेबर की। आज हम बात करेंगे हेजल की और उनकी आइडियलिज्म की, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने हेजल की थ्योरी को अपोज किया और उन्होंने अपनी थ्योरी दी डायलैक्टिकल मेटेरियलिज्म। तो ये डायलैक्टिकल मेटेरियलिज्म क्या है, ये कैसे हेजलियन थ्योरी से अलग है, इसकी बात आज हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है हिंदी में, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे, खुद को निर्मल समझोगे तो निर्मल, और सबल मानोगे तो सबल ही बनोगे। ये कहना है स्वामी विवेकानंद का। अब देखते हैं इसमें हेजल साहब कहाँ से आते हैं। विवेकानंद कह रहे हैं सोचते हो और बन जाओगे, मीन्स जैसा आइडिया होगा तुम्हारा वैसे ही तुम्हारी मटेरियल रियलिटी होगी। मीन्स आइडिया पहले है और मटेरियल रियलिटी बाद में है। ये कौन कह रहा है? स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। सिमिलर थॉट हेजल का है, बस ये हिंदी में कहे हैं और ये मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है। हेजल्स की थ्योरी को कहा जाता है आइडियलिज्म। ये मार्क्स की थ्योरी से कैसे अलग है? मार्क्स दे रहे हैं मेटेरियलिज्म की थ्योरी, मेटेरियलिज्म। ऐसे ये एंटीथेटिकल हैं मार्क्स से। हाउएवर हेजल इन्फ्लुएंस द राइटिंग्स ऑफ मार्क्स। मार्क्स हेजल का अपोजिशन भी कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स हेजल का जो कंसेप्ट है डायलैक्टिकल का, उसको उठा लेते हैं। ये कंसेप्ट उठा लेते हैं और उसके साथ अपना कंसेप्ट देते हैं मेटेरियलिज्म का। जबकि हेजल का कंसेप्ट, ओरिजिनल कंसेप्ट क्या था? डायलैक्टिकल आइडियलिज्म। तो डायलैक्टिकल तो उठा लेते हैं और आइडियलिज्म की जगह वो रख देते हैं क्या? आइडियलिज्म हटाया और उसकी जगह लगा दिया मेटेरियलिज्म। बस इतना काम किया मार्क्स ने। हम पढ़ेंगे इसको भी। सबसे पहले हेजल के बारे में जानेंगे। हेजल वाज एन आइडियलिस्ट, मीन्स आइडिया पर बहुत फोकस करते थे। तो आप भी इसको हाईलाइट करिए, आइडिया। ही टेल्स एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये कह रहे हैं कोई भी चीज है, कोई भी मटेरियल रियलिटी, एवरीथिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है? मटेरियल रियलिटी। मटेरियल रियलिटी है तो वो आइडिया के बेसिस पर है। और आइडिया कहाँ से आता है? ह्यूमन माइंड से आता है। मीन्स ह्यूमन माइंड, उससे निकला आइडिया, उससे निकली मटेरियल रियलिटी। ये कुछ बात कर रहे हैं हेजल। ह्यूमन माइंड इज द मदर ऑफ all the things surrounding ourselves. Our existence is also the product of our thoughts. हमारा होना ही हमारे थॉट्स पर डिपेंडेंट है, मीन्स आइडिया पर डिपेंडेंट है। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है, कैसे हेजलियन आइडिया को यूज करती है। जहां सोच वहां शौचालय, सोच आई तभी शौचालय आया। मीन्स लोगों ने पहले ओपन डॉफिकेशन किया, फिर बाद में इन्होंने टॉयलेट बनवाई। तो पहले इन्होंने सोच बदली, तब मटेरियल रियलिटी बदल पाए। ये इंडियन गवर्नमेंट को भी पता लग गई बात। बदलो सोच, बनाओ शौचालय, अपनाओ शौचालय। तो पहले तो है आइडिया, फिर है मटेरियल रियलिटी। किसकी? शौचालय की। ये कह रही है इंडियन गवर्नमेंट, और सेम बात कह रहे हैं कौन? हेजल साहब। इसके अपोजिट बात कहते हैं मार्क्स, उसको भी पढ़ेंगे। तो ये रहे अपने हेजल और ये रहे मार्क्स। अब हेजल कहते कैसे हैं? ऐसे कहते हैं, आई एग्जिस्ट बिकॉज आई थिंक। मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। आई थिंक बिकॉज आई कैरी अ माइंड। और कहते हैं मैं माइंड कैरी करता हूं, इसीलिए मैं सोच पाता हूं, इसीलिए मैं हूं। मीन्स माइंड से जुड़ा हुआ है थिंकिंग, थिंकिंग से एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल, इट इज द आइडियोलॉजी ऑफ ट्रीटिंग वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट विच रिजल्ट्स इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये कह रहे हैं कि आपकी सोच है, पहले आप वेमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरीके से सोचते हैं, फिर आपका एक्ट होता है और इसलिए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन देखने को मिलती। माइंड डेवलप कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउट ऑफ विच डेवलप्स एवरीथिंग, दैट इज साइंस, आर्किटेक्चर। देयरफॉर माइंड इज द इंजन ऑफ सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन में हमें क्या दिखता है?
मटेरियल रियलिटी तो दिखती है, कल्चर ही तो दिखता है सिविलाइजेशन में। तो मटेरियल रियलिटी है किसकी वजह से? कॉन्शियसनेस की वजह से। अब देखिए जैसे आइडिया बदलता है, मटेरियल रियलिटी कैसे बदलती है, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया है। अब्दुल कलाम जी के विचार राष्ट्रपति रहते और वैज्ञानिक रहते हुए अलग-अलग थे। तो जब वो वैज्ञानिक जैसे सोचते थे, तो उन्होंने कुछ अलग मटेरियल रियलिटी शेप की। जबकि जब वो राष्ट्रपति बने, उनके थॉट्स बदल गए, तो उन्होंने जो मटेरियल रियलिटी दी, वो कुछ और दी। तो कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड पर डिपेंडेंट करती है मटेरियल रियलिटी। ये कौन कह रहा है? हेजल। अवर थॉट्स आर नॉट फिक्स्ड स्टैटिक, क्योंकि अपने थॉट ही फिक्स्ड नहीं है। एवरी थॉट इज क्वेश्चनड बाई अनदर थॉट। आप एक चीज सोचते हैं और उसको अपोजिशन में भी एक चीज सोचते हैं। जैसे आप कभी सोचिए मैं एक बिजनेस खोलूंगा, चलिए एक थॉट आया कि मैं बिजनेस खोलूंगा, तुरंत एक और थॉट आएगा जो उसके अपोजिट होगा कि नहीं खोल पाओगे, लॉस हो जाएगा, नहीं खोलते हैं। मीन्स एक थॉट और उसका अपोजिट थॉट हमारे माइंड में आता ही है। मीन्स ये अपने थॉट प्रोसेस को समझा रहे हैं कि हम लोग सोचते कैसे हैं। फिर एक थॉट आया, उसके अपोजिट थॉट आया, उसकी वजह से एक न्यू थॉट आया। मीन्स एक थॉट T1 आया, उसके बाद अपोजिट थॉट T2 आया, ये दोनों मिले और एक न्यू थॉट T3 आ गया। ऐसे कुछ थॉट बनते रहते हैं। ये कौन बता रहा है? हेजल साहब। ये हम पढ़ेंगे अभी थॉट के बारे में, पूरा देखेंगे जब हम हेजलियन डायलेक्ट की बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे कैसे थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, फिर थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात हो रही है। तो आपको इससे पता लगा कि अपने जो थॉट हैं वो डायनेमिक होते हैं। मीन्स न्यू थॉट बनता है, एक थॉट से एक नया थॉट बन पाया, तो डायनेमिज्म इन थॉट्स पता लग गया। देयरफॉर ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज ड्रिवन बाय डायलेक्टिक्स। तो ये प्रोसेस को ये कहते हैं डायलेक्टिक्स। मीन्स एक थॉट बन आएगा, उसके अपोजिट एक थॉट आएगा, ये दोनों मिलेंगे, एक न्यू थॉट आएगा। तो थॉट से चालू किया था, अपोजिट थॉट सोचा गया और एक न्यू थॉट आ गया, तो ये आ गई डायनेमिज्म। डायनेमिज्म। तो देख रहे हैं कैसे आइडिया में भी डायनेमिज्म को सोच पा रहे हैं कौन? हेजल साहब। और इस प्रोसेस को इन्होंने कहा डायलैक्टिक्स। अब डाया क्या है यहाँ पर? डाई, दो आइडिया हैं और दो आइडिया मिलकर एक नया आइडिया दे रहे हैं, लेकिन दो आइडिया जो हैं वो अपोजिट हैं, एक प्लस है तो एक माइनस है, और फिर एक नया आइडिया देते हैं। तो ये कहा गया डायलैक्टिक्स ऑफ आइडियाज। तो एक प्लस आइडिया है, एक माइनस आइडिया। ऐसा नहीं कि हर एक विचार वास्तविकता में बदल जाता है। जैसे ये जो थॉट आया था, मैं एक बिजनेस खोलूं, ये ऐसा नहीं है आपने खोल ही लिया, उसके बाद एक नया थॉट आपने सोच लिया, क्योंकि एक अपोजिंग थॉट और आ गया था। मीन्स आपके जो थॉट हैं वो करेक्ट होते रहते हैं। तो जो भी रियलिटी हो रही है वो करेक्शन के द्वारा हो रही है। मीन्स आपके थॉट भी बहुत रॉ थॉट से मटेरियल रियलिटी नहीं बनती है। थॉट्स भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड होकर आते हैं, फिर मटेरियल रियलिटी में बदलते हैं। ये कह रहे हैं कौन? हेजल साहब। जैसे आप सोचिए, मैं कल अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊंगा। आपने आज सोचा मैं कल अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, तुरंत आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि कल तो बेटा नहीं बन पाओगे, और आप अभी सिटीजन भी नहीं हैं वहाँ के। तो फिर आपका जो थॉट है वो रिफाइंड हो गया, अब आप देखने लगे सिटीजनशिप की तरफ। तो फिर आप सोचेंगे यार सिटीजनशिप ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, फिर एक नया थॉट आएगा। तो रिफाइंड होके फिर जो एक मटेरियल रियलिटी बनेगी वो बनेगी। जबकि स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से सोचना स्टार्ट किया था, और मटेरियल रियलिटी कुछ और ही बन पा रही है। व्हाट इज आइडियल दैट इज रियल, व्हाट इज रियल दैट इज रेशनल। अब देखिए ये कह रहे हैं जो आपके आइडिया में आ रहा है वो रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर जाता है, मटेरियल रियलिटी में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है हर एक आइडिया मटेरियल रियलिटी में आ जाता है ना, ये मना कर रहे हैं। तो मटेरियल रियलिटी में क्या आते हैं? जो रेशनल आइडियाज के बेसिस पर मटेरियल रियलिटी बनती है। तो रेशनल आइडियाज कहाँ से बनते हैं? डायलैक्टिकल प्रोसेस से रेशनल आइडियाज देखने को मिलते हैं। थेसिस और एंटीथेसिस होगा, प्लस और माइनस होगा, कमियां आप छोड़ देंगे, तो मटेरियल रियलिटी आपका बहुत रिफाइंड आइडियाज होते हैं। तो क्या है? आइडिया बीइंग प्रोसेस्ड थ्रू प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स। तो जो प्रोसेस्ड आइडियाज है उसके बेसिस पर मटेरियल रियलिटी आ रही है। मीन्स प्रोसेस्ड, रिफाइंड, और फिर उसके बाद बन रही है मटेरियल रियलिटी। तो रॉ आइडियाज के बेसिस पर मटेरियल रियलिटी नहीं आती है, ये ध्यान रखिए। ये कौन कह रहा है? हेजल। तो इस प्रोसेस्ड आइडिया को ही इन्होंने कहा रेशनल थॉट्स।
दिमाग लगता है। अगर दिमाग ना होता, आप सोचिए इन्होंने माइंड यहाँ पर क्यों लाए? अगर आपका माइंड ना होता, जैसे आप कहते एक थीसिस देते, अगर माइंड ना होता तो आप जो एंटीथेसिस देते हैं वो नहीं आता, एंटीथेसिस नहीं होता और फिर एक आइडिया बनता है सिंथेसिस। ये न्यू आइडिया हो गया। अब देखिए माइंड का क्या काम है? माइंड ने थेसिस दिया, एंटीथेसिस दिया, उसको कंबाइन करके एक न्यू आइडिया बना सिंथेसिस। अब सिंथेसिस के साथ भी एक एंटीथेसिस बनेगा, फिर नया सिंथेसिस होगा। मीन्स ऐसे रिफाइंड होती चली जाती मटेरियल रियलिटी। लास्ट में जो रिफाइंड आइडिया है उसके बेसिस पर बनती है मटेरियल रियलिटी। अब देखिए माइंड का यहाँ क्या काम है? ये जो भी एंटीथेसिस आ रहे हैं तो वो थेसिस के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं। अगर आपका माइंड ना होता तो आप क्या कहते? नहीं चाहिए एंटीथेसिस, जो हम सोच रहे हैं वो ही सिंथेसिस हो जाएगा। तो मटेरियल रियलिटी होती जरूर, लेकिन टेम्पोरल होती, हट जाती। तो मटेरियल रियलिटी जो सस्टेन कर रही है वो इसीलिए सस्टेन कर रही है क्योंकि आपके आइडिया रेशनल है, माइंड के साथ लिए गए हैं। अब देखिए आप सोच रहे हैं आइडिया ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। किसी ने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सोचा, उसने सोचा भर नहीं, ये आप भूल में है। वो रेशनल आइडिया के बाद यहाँ पर आया हुआ। मीन्स पहले उसने और ही कुछ सोचा होगा, ठीक है? वो थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, फिर एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ऐसे बनते 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 एक जो रिफाइंड रेशनल आइडिया बना वो ग्रेविटेशनल वेव्स का बना और उसके बाद कहीं डिस्कवरी हो पाई ग्रेविटेशनल वेव्स की। आइडिया ऑफ गॉड पार्टिकल्स, रियलिटी ऑफ हिग्स बोसॉन। तो ये गॉड पार्टिकल का जो आइडिया आया वो प्रोसेस्ड आइडिया था, रेशनल आइडिया था। उसके बाद मटेरियल रियलिटी दिख गई। अब अभी ना समझ पाए तो आप समझिए आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, सेल्फ, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये जो भी आपको सेल्फ दिख रहा है ये एक दिन का आइडिया नहीं है, ये बहुत पीछे से डायलेक्टिकल प्रोसेस लगती रही होगी, तब लास्ट में ये सेल्फ आया और सेल्फ की रियलिटी आई मॉडर्न फ्रांस में। तो जो मॉडर्न फ्रांस है वो मटेरियल रियलिटी है किसका? आइडिया ऑफ सेल्फ। लेकिन ये सेल्फ भी रेशनल है, ना कि यूं ही रॉ। ही बिलीव्ड दैट आइडियाज आर प्राइमरी एंड मटेरियल रियलिटी इज सेकेंडरी। तो आइडिया को ये फोकस कर रहे हैं, मटेरियल रियलिटी को ये सेकेंडरी मानते हैं। इन अदर वर्ड्स मटेरियल रियलिटी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडियाज। तो मटेरियल रियलिटी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडियाज। तो आइडियाज की वजह से मटेरियल रियलिटी है, आइडियाज की वजह से मटेरियल रियलिटी है। ह्यूमन सोसाइटी चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन रियल्म ऑफ आइडिया। अब देखिए ये सोशल चेंज कैसे सोच पा रहे हैं, ये भी देखिए। ये चेंज मीन्स सोशल चेंज। तो सोशल चेंज भी ये सोच पा रहे हैं कौन? हैजल साहब कह रहे हैं अगर आइडिया चेंज हो जाते हैं तो सोशल चेंज आ जाता है। और आइडिया भी यूं ही रॉ तरीके से नहीं चेंज होंगे, वो भी रेशनलिटी के आधार पर चेंज होंगे। तो रेशनलिटी के आधार पर क्यों चेंज होंगे? क्योंकि आपके पास है माइंड, और माइंड में क्या लगता है? डायलेक्टिक्स। अब इसको सोचिए, डायलेक्टिक्स है तभी सोशल चेंज है। अब हम देखेंगे कुछ सोशल चेंजेस इन द रियल्म ऑफ आइडियाज। यूरोपियन सोसाइटी इनलाइटनमेंट पीरियड से चेंज हुई एक मॉडर्न सोसाइटी में। क्यों हो पाया ऐसा? क्योंकि आइडिया चेंज हुए। इनलाइटनमेंट पीरियड के आइडियाज कुछ और थे और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो आइडिया आए वो कुछ और थे। तो सोसाइटी चेंज कैसी हुई? मोनार्की टू रिपब्लिक। तो हमें जो मटेरियल रियलिटी दिख रही है वो कहीं ना कहीं आइडिया चेंज होने की वजह से हुआ। आइडिया ऑफ व्हील से बना प्रोटोटाइप ऑफ व्हील। तो किसी ने व्हील के बारे में सोचा और वो भी रेशनली। अब रेशनल थॉट कैसे हुआ? आप यूट्यूब पे जाइएगा और देखिएगा इन्वेंशन ऑफ व्हील, तो आप समझेंगे कि व्हील के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। पहले व्हील सर्कुलर होने से पहले क्यूबाइडल था, उससे पहले एक पेबल के रूप में देखा गया। तो बहुत सारी थेसिस और एंटीथेसिस के बाद आइडिया आया व्हील और उसका प्रोटोटाइप बना। आज वो मटेरियल रियलिटी हमें आज भी दिख रही है। अब देखिए आप जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे आज, तो किसी के माइंड में लाइब्रेरी का आइडिया आया होगा पहले कि बच्चे जहाँ पे हैं, ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं या जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बैठने का एक स्पेस प्रोवाइड किया जाए। जब उसने आइडिया लगाया तो फिर मटेरियल रियलिटी ऑफ लाइब्रेरी आई। ही अप्लाइज आइडियलिस्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। वही बात, ये सोशल चेंज को किसके रियाल में देख रहे हैं? आइडिया के रियाल में। जबकि मार्क्स इसके अपोजिट सोशल चेंज को किसके रियाल में देख रहे हैं?
मटेरियल रियलिटी के रियाल में, मीन्स मार्क्स देख रहे हैं इसको टेक्नोलॉजी चेंज के आधार पर। अभी हम जब मार्क्स डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी चेंज क्या है। बस मैं यहाँ पर बता देना चाह रहा हूँ आपको कि मार्क्स मेटलिस्टिक थ्योरी दे रहे हैं, जबकि हेजल आइडियलिस्टिक थ्योरी दे रहे हैं। सोशल चेंज इन द सोसाइटी ड्यू टू चेंज इन आइडियाज। सोशल चेंज हुआ, क्यों हुआ? आइडिया के चेंज होने के कारण। सोसाइटीज आर इवॉल्विंग इन 3 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू आइडियाज और कॉन्शियसनेस। अब ये सोसाइटी का इवोल्यूशन देख रहे हैं। देखिए, हेजल कह रहे हैं जब आइडिया होगा यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिविटी का, तो जो सोसाइटी दिखेगी आपको प्रिमिटिव सोसाइटी जैसी दिखेगी। मीन्स पहले आया यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिविटी, उसके बाद आइडिया में चेंज आया, आइडिया आया यूनिवर्सल इगोइज्म का। मैं एक एक टर्म का मीनिंग बताऊंगा कि यहाँ रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है, यहाँ पर इगोइज्म का मतलब क्या है। तो जब आइडिया आया यूनिवर्सल इगोइज्म का, तो जो सोसाइटी बनी वो बनी सिविल सोसाइटी, और या कहिए मिडाइवल सोसाइटी। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी का मीनिंग जो है वो मिडिवल सोसाइटी है, ना कि जो आप आज का सिविल सोसाइटी देख रहे हैं, मीन्स एनजीओ और प्रेशर ग्रुप जैसा कुछ यहाँ पर मत देखिए। ये सिविल सोसाइटी का मीनिंग है मिडिवल सोसाइटी। और उसके बाद जो आइडिया आया वो यूनिवर्सल अल्ट्रिज्म का आया, जिस पर जो सोसाइटी बनी उसको कहा गया स्टेट। ये स्टेट है, ना कि सिविल सोसाइटी। तो जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको स्टेट कहते हैं। कौन? हेजल। तो अब एक एक टर्म का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। तो 3 स्टेजेस देख रहे हैं, और इन स्टेजेस से क्या पता लग रहा है? सोशल इवोल्यूशन या सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू आइडियाज। आइडियाज के आधार पर सोशल चेंज देख रहे हैं। पहला, ड्रिवन बाय थॉट ऑफ यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिविटी। कौन सी सोसाइटी बनाएगा? प्रिमिटिव सोसाइटी। एवरी माइंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द थिंग्स सराउंडिंग देम इन द आइडेंटिकल मैनर। जितने भी लोग ऐसी सोसाइटी में हैं जहां पर आइडिया है यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिविटी का। तो यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिविटी का मीनिंग क्या है? हर एक व्यक्ति जो भी सराउंडिंग है उनके आसपास उसको एक तरीके से ही सोचता है। तो रिफ्लेक्सिविटी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? अंडरस्टैंडिंग। तो यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है, मीन्स सिमिलर अंडरस्टैंडिंग है। जैसे अगर अर्थ है तो अर्थ को मदर कहा, रेन होनी है तो गॉड कराएंगे। अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, अगर इंद्र भगवान, तो अगर ऐसी सोसाइटी है वो रेन को बस इंद्र भगवान से ही जोड़ रहे हैं, मदर को बस अर्थ से जोड़ रहे हैं। तो अगर सिमिलर आइडिया है, यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिविटी है, तो उस सोसाइटी के जो फीचर हैं वो प्रिमिटिव सोसाइटी कही जाएगी। मीन्स जब मटेरियल रियलिटी उस सोसाइटी की बनेगी तो वो सोसाइटी कही जाएगी प्रिमिटिव सोसाइटी। सिमिलरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस इज बाइंडिंग दिस सोसाइटी टुगेदर। तो आप कहेंगे सर ये सोसाइटी जुड़ती कैसे है? तो जुड़ती इसीलिए है क्योंकि सबके आइडिया सेम है, विच इज करेक्टराइज्ड विद टुगेदरनेस, बिलोंगिंगनेस, यूनिटी। तो ये कैसी बात कर रहे हैं? ये जंगल, पानी, हवा, जानवर, शिकार हम सभी के हैं। देखिए, सभी मतलब यूनिवर्सल, और सब, और ये सभी हर एक रियलिटी को यूनिवर्सल तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसको अगर एनालॉजी ड्राइव करें, आपने मैकेनिकल सॉलिडरिटी पढ़ी है किसकी? डर्कहाइम की। तो जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी डर्कहाइम बता रहे हैं, लगभग लगभग वही कंसेप्ट यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिविटी में हेजल साहब का दे रहे हैं। तो हेजल साहब क्या कह रहे हैं? ऐसी सोसाइटी जहां पर ये सभी फीचर्स दिख रहे हैं वो सोसाइटी है प्रिमिटिव सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी और सिंपल सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी आपको दिखी ये मटेरियल रियलिटी हो गई। तो सोसाइटी तो बाद में दिखी, पहले आपको यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिविटी का आइडिया आया। तो सोसाइटी तो बाद में आई। अब उसके बाद सोशल चेंज होता है, सोसाइटी हो गई चेंज। यहाँ पे लिखिए सोशल चेंज। क्यों हुआ? क्योंकि अब आइडिया चेंज हो गया है। पहले यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिविटी का आइडिया था, रिफ्लेक्सिविटी हट के अब आइडिया हो गया किसका? इगोइज्म। इगोइज्म। तो अब आप कहेंगे सर ये यूनिवर्सल इगोइज्म क्या है? देखते हैं। माइंड इज कंसर्न ओनली अबाउट द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट की बात आ रही है, माइंड में सेल्फ इंटरेस्ट की बात आ रही है। जबकि पहले क्या था इस वाली सोसाइटी में? कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात थी। तो वहां से सेल्फ इंटरेस्ट में बदल गया, और वो भी इंडिविजुअल का। अब यहाँ पर लोग कैसे सोचेंगे? ये जंगल,
पानी, हवा, जानवर, शिकार हम सभी के नहीं हैं। देखिए आइडिया का चेंज हो गया। यहाँ लिखिए चेंज ऑफ आइडिया। तो नहीं है तो फिर किसके हैं? बल्कि ये तो मेरा है। दूसरों के सुख से दुखी नहीं है, बल्कि ये लोग दूसरों के दुख से सुखी हैं। ऐसे कुछ लोग हैं। जब ऐसा सोच हो जाए सोसाइटी का, तो जो सोसाइटी बन रही है और सभी की ऐसी सोच हो जाए, तो सोसाइटी को क्या कहा गया? सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी। ऑल माइंड्स। तो ये जो सोचना है, ये एक या दो व्यक्तियों का नहीं है, सभी का सोचना है, पूरी सोसाइटी का ऐसा सोचना है। बिकम इगोइस्ट इन दिस सोसाइटी। मेरा भला हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ऐसा एक का नहीं, बस सबका मानना है। अब देखिए इसको यूनिवर्सल क्यों कहा? सभी मान रहे हैं। और इगोइस्टिक कौन है? सभी। इसलिए यूनिवर्सल इगोइज्म। तो अब जिस सोसाइटी में ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा आइडिया देखने को मिल जाए, उस सोसाइटी को हेजल ने कहा सिविल सोसाइटी। तो हेजल की जो सिविल सोसाइटी है, वो अच्छी सोसाइटी नहीं है। मीन्स जो आज की सिविल सोसाइटी है उसका मीनिंग नहीं है। इसको प्रेशर ग्रुप से रिलेट मत कराइएगा या एनजीओ से रिलेट मत कराइएगा। ये कह रहे हैं मिडिवल सोसाइटी को सिविल सोसाइटी। इसलिए मैंने यहाँ क्लियरली लिख लिया है सिविल सोसाइटी इज इक्वलेंट टू और दैट इज मिडिल सोसाइटी या मिडाइवल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी में आपको देखेंगे क्या? ऑटोक्रेटिक रूलर्स दिखेंगे। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है? ये अपना ही भला चाह रहे होंगे। फ्यूडल लॉर्ड्स दिखेंगे। अब फ्यूडल लॉर्ड्स में किसका भला है? इनका ही भला है। प्रिस्टली क्लास किसका भला है? मेरा भला हो। मोनार्क्स किसका भला हो? मेरा इंडिविजुअल का भला हो जाए। अर्ली इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसमें भी किसका भला है? जो इंडस्ट्री के मालिक हैं उनका। तो आप देख रहे हैं इसमें हैव्स और हैव नॉट्स जैसी बातचीत समझ में आ रही है। मीन्स इनइक्वल सोसाइटी समझ में आ रही है। तो यूनिवर्सल इगोइज्म से जो सोसाइटी डिराइव हो रही हैं, मार्क्स उसको सोसाइटी को कैसे कैसे देख रहे हैं? मार्क्स उस सोसाइटी को कह रहे हैं एंशिएंट स्लेव सोसाइटी। मार्क्स भी इन्हीं से थ्योरी उठा रहे हैं, बस उसको उल्टा कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। फिर मार्क्स कह रहे हैं फ्यूडल सोसाइटी। ये सभी हम सोसाइटी पढ़ेंगे। और एक सोसाइटी मार्क्स दे रहे हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मीन्स जो सिविल सोसाइटी है हेजल की, वो है क्लास सोसाइटी ऑफ मार्क्स। मीन्स एंशिएंट स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अभी ये बात आपको कम समझ में आ रही होगी, जब मार्क्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप अपने बुक में इसको एड ऑन करिएगा। तो सिविल सोसाइटी इज करेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिक्ट लॉज एंड पनिशमेंट एज वेल एज हायरार्किकल सोसाइटी। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉ दिखेंगे और पनिशमेंट दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का भला चाहिए। तो इनइक्वल सोसाइटी को बनाए रहने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ और पनिशमेंट होंगे। मोनार्की को बनाए रहने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ और पनिशमेंट होगी। पिछली क्लास का दबदबा बना रहे, इसलिए स्ट्रिक्ट लॉस एंड पनिशमेंट होंगे। चलिए अब ऐसी सोसाइटी आ गई। इन सच सोसाइटी द थॉट ऑफ एनलाइटनमेंट जनरेटेड। लेकिन इसी कहीं सोसाइटी में जो यूनिवर्सल इगोइज्म से डिराइव हो रही थी, उसमें एनलाइटनमेंट का आइडिया जनरेट होता है, विच हेल्प्ड इन फॉर्मेशन ऑफ थॉट ऑफ यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म। तो अब देखिए सोशल चेंज कैसे हो रहा है। पहले आइडिया था किसका? यूनिवर्सल इगोइज्म का। अब आइडिया हो गया यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म का। और ये आइडिया पास ऑन किसके थ्रू हुआ? एनलाइटनमेंट पीरियड की वजह से। एनलाइटनमेंट आया, उसने आइडिया को चेंज करा दिया। यहाँ पर मैंने नोट में लिख दिया डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ सिविल सोसाइटी रिलेटेड विद यूनिवर्सल इगोइज्म विद द सिविल सोसाइटी इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो यहाँ पर सिविल सोसाइटी का मीनिंग क्या है? लिख लीजिए आप, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, डेट डेट डैश। और वहाँ पर सिविल सोसाइटी का जो बात कर रहे हैं हेजल का मोनार्की से रिलेशन है, पिछली क्लास से रिलेशन है, या अनइक्वल सोसाइटी कह दीजिए। अब देखिए यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। अब देखिए यहाँ से क्या पता लगा? एक सोशल चेंज फिर हो गया। फिर से यहाँ पे लिखिए सोशल चेंज। तो सोशल चेंज में क्या हुआ? आइडिया चेंज हुआ। आइडिया क्या चेंज हुआ? यूनिवर्सल इगोइज्म से आइडिया आया यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म का। तो हेजल कह रहे हैं जिस सोसाइटी में यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म का आइडिया होगा, इसका यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म का आइडिया, वो सोसाइटी आपको दिखेगी स्टेट जैसी। अब स्टेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ये भी बात करेंगे। डेफिशिएंसीज ऑफ सिविल सोसाइटी खत्म होंगी इस सोसाइटी में। डेफिशिएंसी वहां पर क्या थी? वहां पर लोग अपने भले की बात कर रहे थे, यही उसकी डेफिशिएंसी थी जो सिविल सोसाइटी थी।
दैट इज इगोइज्म, इनइक्वलिटी, हायरार्की, ये सब उस सोसाइटी में देखने को मिल रही थी। कैन बी एड्रेस थ्रू ए न्यू काइंड ऑफ सोसाइटी कॉल्ड एज स्टेट। ये करें, अगर आप यूनिवर्सल एल्ट्रिज्म जैसा विचार सबका हो जाए, सबका, तो फिर स्टेट जैसी एक सोसाइटी बनेगी। हाँ, फिर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा हाइलाइट करूँगा, ये स्टेट का मतलब पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। इससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जो आज की स्टेट दिख रही है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, नहीं। ये कुछ राम राज्य जैसा स्टेट है, राम राज्य, इसको ऐसे समझिएगा। तो स्टेट इन्होंने जिसको कहा, वही डर्कहाइम उसको मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं। दो येट टू बी डेवलप्ड, ऑल्दो ये सोसाइटी डेवलप नहीं हुई, येट टू बी डेवलप्ड। सिमिलर कुछ सोसाइटी जो मार्क्स हैं, वो स्टेट को समझते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी से। मार्क्स के लिए वो सोसाइटी कम्युनिस्ट सोसाइटी है, मीन्स उसमें भी इनइक्वलिटी वगैरह कुछ भी नहीं रहेगी, सब लोग हँसी-खुशी रहेंगे। तो देख रहे हैं, मार्क्स ने अगर कम्युनिस्ट सोसाइटी का आइडिया उठाया है, वो कहीं न कहीं यूनिवर्सल अल्ट्रुइज़्म का जो थ्योरी है, उससे अपनी कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाई होगी। ये इसको स्टेट कह रहे हैं, मार्क्स साहब उसको कम्युनिस्ट सोसाइटी कह रहे हैं। और अपने टेक्स्ट में, इंडियन टेक्स्ट में भी देखिए, दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म नृत श्रुत नीति। ये बहुत पहले तुलसीदास महाराज जी लिख गए हैं। राम राज्य में दैहिक देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते रहते हैं। तो ये, अगर ये लोग जो वेस्टर्न स्कॉलर हैं, वो चोरी कहाँ से कर रहे हैं? इंडियन थॉट से। बस मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था, और कुछ भी नहीं। कि आप अगर इंडियन टेक्स्ट को मन से पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न थॉट्स में कुछ नया नहीं है। बस उन्होंने उसकी लैंग्वेज को चेंज करके और कंटेक्स्ट को चेंज करके लिख दिया है। अथॉरिटेरियन रूलर्स इन सिविल सोसाइटी वुड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। अब ये कह रहे हैं कि जो पुरानी सोसाइटी में आपने अथॉरिटेरियन रूलर्स देखे होंगे, किसमें? सिविल सोसाइटी में, मीन्स मोनार्की में। वो ही मदद करेंगे स्टेट को बनाने में। क्यों? उन्हें चाहिए रूल बाउंड सोसाइटी। तो आप जानते हैं, उनकी सोसाइटी में आप देख रहे हैं बहुत स्ट्रिक्ट लॉज एंड पनिशमेंट थे। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, या प्रीवियस बात में बताया था, कि यहाँ पर इनलाइटनमेंट का आइडिया भी जनरेट हो चुका था। मीन्स स्ट्रिक्ट लॉज भी थे, पनिशमेंट भी थे, लेकिन लोगों की समझ भी डेवलप हो चुकी थी। तो अब समझिए, लॉज एंड पनिशमेंट भी है और प्लस समझ भी हो गई। तो लोग भी समझदार हो जा रहे हैं, और जो समझदार नहीं हो रहे उनके लिए लॉज एंड पनिशमेंट है। मीन्स जो खराब लोग हैं वो इससे सुधर गए, और जो अच्छे लोग हैं वो आइडिया से सुधर गए। इसीलिए यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म आ गया। यही बात यहाँ पर बताई गई है। ये जो रूलर्स हैं, अथॉरिटेरियन रूलर्स, इन्होंने जो खराब लोग हैं उनको सुधार दिया। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, लातों के भूत भातों से नहीं मानते। और जो उस सोसाइटी में बहुत थोड़ी माइनॉरिटी होगी जो अच्छे लोग थे, या जो आइडिया से बदलना चाहते थे, वो एनलाइटनमेंट पीरियड में जो आइडिया जनरेट हुए उससे बदल गए। तो ये दोनों चीज़ों ने एक नई सोसाइटी को बनाने में मदद की। तो रूल बाउंड सोसाइटी ने क्या किया? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कंट्रोल्ड पीपल थ्रू आयरन फिस्ट। इतने टफ लॉज बनाए जिससे लोग कंट्रोल होते चले गए। टू कन्वर्ट अ सिविल सोसाइटी इनटू द स्टेट। तो सिविल सोसाइटी का मतलब यहाँ पर क्या है? वही मोनार्की वाली सोसाइटी। और स्टेट का मतलब यहाँ क्या है? राम राज्य वाली सोसाइटी। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रेड इज रिक्वायर्ड विच कैन बी स्टेबलाइज्ड थ्रू स्ट्रिक्ट रूलर। अब देखते हैं, स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअल फेथ, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल कॉपरेशन, ह्यूमनिज्म, मोरल एंड एथिकल यूनिटी, टुगेदरनेस। जो भी बढ़िया बढ़िया बातें हैं एज पर हेजल, वो स्टेट में ही दिखेंगी। अब क्यों दिखेंगी स्टेट में? ये मटेरियल रियलिटी क्यों दिखेगी? क्योंकि सब लोग यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म की बात कर रहे हैं। मीन्स मेरा भी भला और तुम्हारा भी भला, विन विन सिचुएशन टाइप, विन विन सिचुएशन, जैसे कि रामराज में थी। यहाँ पर किसी को किसी से बैरभाव था ही नहीं। ऐसे ही हेजल सोच रहे हैं हमारी भी सोसाइटी ऐसी बनेगी। तो स्टेट को हेजल कैसे सोचते हैं? स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। हेजल स्टेट को सोचते हैं कि ऐसी सोसाइटी जहां पर स्वयं गॉड उतर आएंगे, मीन्स जहां पर गॉड खुद ही आ जाएं। तो आप समझिए, अब आप मुझसे ये कहेंगे, सर हेजल रिलीजन के बारे में क्या कह रहे हैं? हेजल रिलीजन को कोई सुपर नेचुरल चीज होने से डिनाई या एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहते हैं जो स्टेट बनेगा वो ही गॉड हो जाएगा, वो गॉड जैसी चीज हो जाएगी खुद।
जैसा गॉड आप सोचते हैं कि गॉड में कोई कमी नहीं है, हम लोग गॉड को कैसे देखते हैं? एक ऐसी रियलिटी जो एरर फ्री है, जिसमें कुछ है ही नहीं खराब, जिसमें सब अच्छा ही अच्छा है, जो भले के लिए ही है, जो सबका भला करता है। ऐसे ही मेरी एक सोसाइटी बनेगी जो सबका भला करेगी। तो अगर स्टेट बन गया, तो वो स्टेट का बनना क्या होगा? जैसा आप गॉड के बारे में सोचते हैं, वही अर्थ पे उतर आएँगे। मीन्स सबका भला ही भला होगा। इतनी बढ़िया सोसाइटी तो स्वयं भगवान ही बना सकते हैं। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसा कुछ। अब देखिए हेजल एक और बात कहते हैं, स्टेट इज़ मार्च ऑफ माइंड ऑन दिस अर्थ। ये कह रहे हैं माइंड का आ जाना है स्टेट। अब देखिए ऐसी सोसाइटी बना ली है जहाँ पर माइंड हो जाए, तो मीन्स ये स्टेट को क्या कह रहे हैं? माइंड। तो स्टेट को ये गॉड भी कह रहे हैं, स्टेट को ये माइंड भी कह रहे हैं, तो इससे क्या पता लग रहा है? स्टेट इज इक्वल टू माइंड इज इक्वल टू गॉड। इनके लिए जो माइंड है वही गॉड है और वही स्टेट है। मीन्स राम राज जैसी बात। तो इनके लिए माइंड ही रेशनैलिटी है, आप जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्टेट इज इक्वल टू माइंड इज इक्वल टू गॉड इज इक्वल टू रेशनैलिटी एज पर हेजल। ये सब एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या है? स्टेट इज माइंड, स्टेट इज द मार्च ऑफ माइंड ऑन दिस अर्थ। इसका मतलब क्या है? इतनी बढ़िया सोसाइटी तो लोगों के अच्छे विचारों से ही बन पाएगी। अच्छे विचारों का मीनिंग क्या है? रेशनल आइडिया। और मार्क्स ऐसी सोसाइटी को क्या कह रहे हैं? वो कम्युनिस्ट सोसाइटी इसको कह रहे हैं। कम्युनिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी। नोट, व्हेन स्पीकिंग अबाउट स्टेट, अ कंक्रीट पॉलिटिकल स्टेट शुड नॉट बी केप्ट इन माइंड एज इट इज अ मोरल एंड एथिकल एंटिटी। फिर आपको मैंने नोट यहाँ पे इसीलिए लिख दिया है, स्टेट का मतलब आज की राज्य की सरकार मत मानिए, अनंत सिंह जैसा कोई व्यक्ति मत मानिए, नरेंद्र मोदी जैसा यहाँ पर कोई व्यक्ति मत मानिए, राहुल गांधी जैसा कोई व्यक्ति मत मानिए, नीतीश कुमार जैसा कोई व्यक्ति यहाँ पर मत मानिए, अपना ब्यूरोक्रेट जैसा यहाँ पर कोई मत मानिए। यहाँ पर मोरल एंड एथिकल एंटिटी जैसी चीज है, मीन्स राम राज जैसी कोई चीज है स्टेट, यहाँ पर कोई कष्ट किसी को होगा ही नहीं। State is an ideal creation of mind, and when this state makes appearance, it will not be coming with all perfected elements. Therefore, making of state is a continuous process. साथ में हेजल मानते हैं कि स्टेट एक आइडियल क्रिएशन है, मीन्स आइडिया के बेसिस पर बनाया गया। और आप जानते हैं आइडिया, इन्होंने पहले ही कह दिया था, आइडिया हो जाते हैं चेंज। तो स्टेट भी लगातार चेंज होता रहेगा। मीन्स राम राज्य में भी और अच्छे होने की संभावना अगर है, तो हेजल उससे भी मना नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप रेशनलिटी लगाएंगे, डायलेक्टिक्स लगाएंगे, थेसिस एंटीथेसिस उसमें भी लगेगा, सिंथेसिस फिर नया बनेगा, और एक नई रियलिटी आएगी जो और भी रिफाइंड होगी, और भी अच्छी होगी, लोग और अच्छे तरीके से सोचेंगे, और एक नया स्टेट जो पहले स्टेट से भी बेटर होगा वो बनेगा। मीन्स गॉड इज चेंजिंग एवरी डे इन द माइंड ऑफ हेजल। तो यहाँ पर गॉड इज चेंजिंग, ना कि गॉड स्टेटिक हैं हेजल के लिए। तो अब हेजल की फिलॉसफी आप समझ पाए होंगे। देयरफॉर मेकिंग ऑफ स्टेट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये स्टेटिक नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। स्टेट बनते ही रहेगी, स्टेट कभी खत्म नहीं होगा। अब कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि डायलेक्टिक्स चलेगा, और डायलेक्टिक्स चलेगा तो थॉट्स हो जाएंगे रिफाइंड। A human being is a human being despite the fact he is carrying deformity of body and mind। अब यहाँ पर एक आइडिया दिया है कि स्टेट के में लोग कैसे सोच रहे होंगे। जैसे आप अगर स्टेट बन गया और उस स्टेट में आप अगर हैं, और आपके सामने वाला कोई व्यक्ति मान लीजिए स्पेशली एबल्ड व्यक्ति है, ब्लाइंड है मान लिया, तो आप कैसे सोचेंगे उसके बारे में? आप उसको ह्यूमन बीइंग मानेंगे, ना कि उसको देखेंगे डिफॉर्मिटी के आधार पर। तो इस स्टेट में दिव्यांगों को बराबरी, अपराधियों के साथ भी न्यायपूर्ण तरीके से बर्ताव, तो ये सब बातें, एथिकल बातें स्टेट में हो रही होंगी। अब अगर इसको एनालॉजी ड्राइव करें, व्हाट इज जनरल बिल टू रूसो? रूसो जिसको जनरल बिल कह रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी टू जॉन लॉक, जॉन लॉक जिसको मॉडर्न सोसाइटी कह रहे हैं, अगस्त कॉम्ट जिसको पॉजिटिविस्टिक सोसाइटी कह रहे हैं, वैसा ही कुछ स्टेट है हेजल के लिए, कुछ अलग नहीं है। या तुलसीदास जिसको रामराज्य कह रहे हैं, आप यहाँ भी लिख लीजिए। और ऐसी ही कुछ सोसाइटी लगभग लगभग मार्क्स भी सोच पा रहे हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी की। अब देखेंगे यंग हेजलियंस क्या कहते हैं हेजल की थ्योरी के बारे में। यंग हेजलियंस हैं कौन? ये कुछ स्टूडेंट्स हैं हेजल के, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हेजल की थ्योरी। पहले कुछ यंग हेजलियंस के बारे में देखते हैं। ये मेनली 1830s से 1840s
के बीच का टाइम पीरियड है और प्रोमिनेंट जो हेजेलियंस हैं, यंग हेजेलियंस हैं, वो हैं लुडविग, फ्यूरबैक और जो मार्क्स यंग एज में थे, वो भी एक यंग हेजेलियन थे। ये सभी स्टूडेंट्स ऑफ हेजल हैं। ऑल्दो ये डायलेक्टिकल आइडियलिज्म ऑफ हेजल को कुछ ना कुछ फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं हेजल की थ्योरी में? ये हेजल की थ्योरी में रिलीजन, स्टेट और सिविल सोसाइटी पर उनकी जो थ्योरी है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसलिए इनको प्योरली मेटलिस्टिक भी नहीं कहा जाता है और प्योरली आइडियलिस्टिक भी नहीं कहा जाता है। इनको प्रोटो मेटलिस्ट कहा जाता है, मीन्स जो इनिशियल मेटलिस्ट थ्योरी थी, वो इन्होंने दी थी। तो इसलिए इनको प्रोटो मेटलिस्ट कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को ये अपफ्रंटली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं ये हेजल पर क्या कह रहे हैं। यंग हेजलियन सेज स्टेट इज नाइस टू थिंक। देखिए स्टेट पर विरोध कर रहे हैं हेजल का। ये कह रहे हैं स्टेट को आप बढ़िया तरीके से सोच सकते हैं, ये सोचने के लिए तो बढ़िया है कि रामराज जाएगा, बट सच काइंड ऑफ स्टेट हैज नेवर एवर अपीयर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। लेकिन अभी तक ऐसा स्टेट आया नहीं है, रामराज जैसी चीज दिखी नहीं है। इट इज अ मियर आइडियल रोमांटिसिज्म। ये आपके बस विचारों में है, आप अपने विचारों में खोए रहिए। ये किससे कह रहे हैं? हेजल से। कौन कह रहा है? यंग हेजलियंस, जो हैं उनके स्टूडेंट्स। एज पर यंग हेजलियन स्टेट इज नॉट जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ माइंड। ये कह रहे हैं स्टेट आपकी थ्योरी से नहीं बन सकता, माइंड का प्रोडक्ट नहीं है, आपने जैसा सोच लिया वैसा स्टेट नहीं है। तो कैसा स्टेट है? बट ऑल्सो द एक्ट ऑफ पीपल। स्टेट तो रियलिटी है, जो लोग जैसा एक्ट करते हैं वैसा कुछ है स्टेट। मैन में एक्ट फॉर द ग्रेटिफिकेशन फॉर क्लास इंटरेस्ट रादर देन मास इंटरेस्ट। बोले आप सोचते रहिए मास इंटरेस्ट, आप अपनी थ्योरी में कहते रहिए रामराज आएगा सबका भला होगा, लेकिन रियलिटी में, मेटेरियल रियलिटी में क्लास इंटरेस्ट की बात करता है स्टेट। मीन्स आप इंडियन स्टेट को लीजिए या अमेरिकन स्टेट को लीजिए, इसमें किसके इंटरेस्ट प्राइमरीली सर्व किए जाते हैं स्टेट के द्वारा? तो वो स्टेट के द्वारा कैपिटलिस्ट के किए जा रहे हैं या हैव्स के किए जा रहे हैं। ये तो आपने देखा ना। तो यही बात कह रहे हैं यंग हेजलियन की, जब आप आंखें खोल के देखेंगे, मटेरियल रियलिटी को स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे स्टेट मास इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता, स्टेट तो क्लास इंटरेस्ट को सर्व करता है। अब समझिए, जैसे लोग वैसा समाज, ना कि जैसी सोच वैसा समाज। अब देखिए हेजल कहाँ दिक्कत हो रही है उनकी थ्योरी में। हेजल सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग जैसे सोचते हैं वैसा ही समाज बन जाएगा। और हेजल की थ्योरी में क्या है कि लोग तो यार अच्छा ही सोचते हैं, इतना बढ़िया लोग सोचेंगे ही तो अच्छा समाज बन ही जाएगा। जबकि यंग हेजलियन क्या कह रहे हैं कि लोग सोचते कुछ अलग हैं और करते कुछ अलग हैं। एग्जाम्पल लीजिए तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए 4 लोग खड़े हुए हैं ये ग्रुप में और डिस्कशन कर रहे हैं। ये भी करप्शन पर बोल रहे हैं भाई साहब कि खत्म होना चाहिए। ये भी बोल रहे हैं सेम, ये भी खत्म करने के लिए कह रहे हैं और ये भी खत्म करने के लिए कह रहे हैं। मीन्स चारों बंदे कह रहे हैं भारत में करप्शन का नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो बोल रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, ठीक है, चारों हैं ब्यूरोक्रेट मान लीजिए। और फिर ये चारों अपनी डेस्क पर जाते हैं, P1, P2, P3, P4। तो इनके आइडिया में तो करप्शन नहीं है, आइडिया में तो करप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब अपने डेस्क पर P बन जाता है, ये भी टेबल के नीचे से रुपए ले लेते हैं, बोले यार अगर मैं ही करप्ट हो जाऊंगा तो बचे हुए 3 तो सही हैं। ऐसे ही P2 एक्ट कर रहा है, ऐसे ही P3 एक्ट कर रहा है। इंडिविजुअल लेवल पर ये करप्शन करते रहते हैं और ये करप्शन फ्री सोसाइटी को और सब पर छोड़ देते हैं। ये भाई साहब इन तीनों पे छोड़ देते हैं, ये भाई साहब इन तीनों पर छोड़ देते हैं और ये भाई साहब इन तीनों पर छोड़ देते हैं। तो फिर बाद में देखा जाता है कि लोग बात तो करप्शन हटाने की कह रहे हैं, लेकिन एक्ट करप्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो करप्शन कर रहे हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर कर रहे हैं। तो आपने देखा लोगों का सोचना कुछ अलग है और एक्शन कुछ अलग है। एक्शन में उनके करप्शन दिख रहा है, लेकिन सोच में करप्शन नहीं दिख रहा है। यही बात यंग हेजेलियन कह रहे हैं कि आप ये सोच मत सोचिए कि सोच में वो क्या कह रहे हैं लोग। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये एक्शन देखिए, मीन्स मटेरियल रियलिटी पर आइए, लोग क्या कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, मटेरियल रियलिटी पर आइए। इससे आपको पता लगेगा कि रामराज आएगा कि नहीं आएगा। जैसे
एक नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में एक कहावत कही जाती है, भगत सिंह पैदा तो हों, लेकिन अपने घर में ना हों, पड़ोसी के घर में हों। तो चाहते तो सब हैं कि भगत सिंह बने, लेकिन हमारा लड़का भगत सिंह ना बने, पड़ोसी का लड़का या किसी और का लड़का भगत सिंह बन जाए। तो सोच में तो भगत सिंह है, लेकिन एक्ट में भगत सिंह नहीं है। तो रियलिटी समाज की एक्ट में दिखेगी। तो यंग एजिलियन एक्ट को पढ़ने के लिए कह रहे हैं, बोले सोच वोच भूल जाइए, सोच में तो कुछ भी कहेंगे लोग। और क्या कह रहे हैं यंग एजिलियन? यंग एजिलियन कह रहे हैं सिंस आई एग्जिस्ट, आई हैव अ माइंड। ये कह रहे हैं आप चलिए, कह रहे हैं सोच के आधार पर चलेंगे, ठीक है? सोच से ही समाज बनेगा। ये कह रहे हैं कौन? हेजल साहब। लेकिन यंग हेजलियन ये कह रहे हैं कि आप कह तो रहे हैं सोच से समाज बनेगा, लेकिन सोच तो आपसे होगी। मीन्स आपका माइंड तो आपके जिंदा रहने पर होगा। जब आप जिंदा होंगे तभी तो आपका माइंड होगा। मीन्स मटेरियल रियलिटी के बाद है क्या? आइडियाज। तो मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया, सोच तो तभी पाओगे जब जान होगी शरीर में। तो आप तो मटेरियल रियलिटी पहले होगी, उसके बाद आइडिया होंगे। यंग एजिलियन क्या कह रहे हैं? रियल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ डिटरमाइंस योर कॉन्शियसनेस। ये कह रहे हैं रियल एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपके आइडिया होते हैं। तो रियल एक्सपीरियंस पहले है, मीन्स मटेरियल रियलिटी पहले है, आइडिया बाद में है। इसी को कहा गया रियलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट। तो रियलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट क्या था? ये है रियलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट। स्टेट में कैसे लोग होंगे? ऐसे लोग होंगे। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट हिस्ट्री ऑफ इक्वलिटी, रादर इट इज हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, डोमिनेशन एंड डिसप्रिविलेज टू अदर्स। अब समझिए, हेजल के आइडियलिस्टिक थ्योरी में इक्वलिटी की बात बहुत की गई, पर्टिकुलरली स्टेट की थ्योरी में कि रामराज जाएगा इक्वलिटी आएगी। क्या पता सब सोच रहे हो इक्वलिटी आ रही हो, लेकिन एक्शन के समय लोग कहेंगे यार मैं थोड़ा कर लूंगा, मैं अगर इनइक्वलिटी बढ़ा दूंगा, क्या इससे पूरी दुनिया थोड़ा ना इक्वल हो जाएगी? तो ऐसा ही सब सोच लेते हैं, और यही रियलिस्ट व्यू है स्टेट का। मीन्स रियलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट क्या है? स्टेट में है इनइक्वलिटी, ना कि इक्वलिटी। इक्वलिटी तो आइडिया में है, रियलिटी में तो इनइक्वलिटी है, क्योंकि सभी लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, सोच तो इक्वलिटी रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट हिस्ट्री ऑफ इक्वलिटी, रादर इट इज हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, डोमिनेशन एंड डिसप्रिविलेज टू अदर्स। जब अभी तक राम राज्य ना आया, तो फिर क्या आ पाएगा? ये भी एक बात। कि आप आइडिया आइडिया अभी तक लगाए हैं और राम राज्य अभी तक नहीं आ पाया, मीन्स आप रियलिटी से बहुत दूर हैं। मार्क्स जो शुरुआत में रहे यंग हेजिलियन, हाईलाइट दैट दोज हु आर डोमिनेटिंग इन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ स्टेट। तो मार्क्स साहब कह रहे हैं कि डेस्टिनी ऑफ स्टेट कुछ डोमिनेट लोगों की वजह से है, ना कि मास की वजह से। मास जैसे सोच रहा होगा उस आधार पर स्टेट नहीं एक्ट करेगा। ये कह रहे हैं जो कुछ डोमिनेंट लोग सोच रहे होंगे वैसे ही स्टेट एक्ट करेगा, ना कि आपकी रामराज थ्योरी के आधार पर सभी लोगों का स्टेट की फंक्शनिंग में रोल होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्क्स साहब क्या कह रहे हैं? कैपिटलिस्ट विल हैव इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द स्टेट। मोरओवर, कैपिटलिस्ट स्टेट वुड बी कैटरिंग टू द नीड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। ये कह रहे हैं अगर कैपिटलिस्ट स्टेट होगी, उसमें बस नीड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट को ध्यान में रखा जाएगा, ना कि सबकी नीड में। मीन्स इनइक्वलिटी तो होगी, मीन्स मटेरियल रियलिटी में आपको इनइक्वलिटी दिखेगी, आइडिया में आप कुछ भी सोचते रहिए, उस पर हमें फोकस नहीं करना। ये कह रहे हैं फ्यूडल स्टेट इज कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। देखिए, फ्यूडल स्टेट में फ्यूडल लॉर्ड्स की बात मानी जा रही होगी, ना कि सबकी। स्टेट इज नॉट द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। तो ये कह रहे हैं जैसे हेजल क्या सोचते हैं, स्टेट इज वॉइस ऑफ वॉइसलेस। यही तो कह रहे हैं हेजल, स्टेट एक एथिकल एंटिटी है जिसमें सभी की बात सुनी जाएगी, इसमें कोई अनइक्वल नहीं होगा। जबकि मार्क्स कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मार्क्स कह रहे हैं स्टेट इज नॉट द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, रादर इट इज वॉइस ऑफ डोमिनेंट क्लास। मीन्स स्टेट में उसी की बात सुनी जाएगी जो डोमिनेंट होगा, उसी की बात कही या सुनी जाएगी जो डोमिनेंट होगा, ना कि जो वॉइसलेस होगा। और ये ही रियलिटी है मेटलिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट, यही रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी यही है। स्टेट इज गाइडेड बाई पेट्रियार्कल माइंडसेट। फेमिनिस्ट क्या कह रहे हैं? आप फेमिनिस्ट हेजल से कह रहे हैं कि आप तो ये कह रहे हैं स्टेट में सबकी सुनी जाएगी, लेकिन एज पर फेमिनिस्ट ये कह रहे हैं कि पेट्रियार्कल माइंडसेट का ही बोलबाला होगा स्टेट में, सबकी अब की कुछ नहीं सुनी जाएगी। अब फिर से आते हैं किस पर? हेजल साहब पर। ये हमने थोड़ा सा हेजल का क्रिटिक देख लिया, अब हेजल की थ्योरी में फिर से चलते हैं। चेंज इन रियल्म ऑफ आइडियाज हैपेंस थ्रू डायलेक्टिकल मेथड विच चेंजेस मटेरियल रियलिटी। तो हेजल कह रहे हैं
सोशल चेंज होता है, सोशल चेंज होता है, वो होता है चेंज इन आइडिया की वजह से। तो चेंज इन आइडिया पहले होगा, फिर सोशल चेंज होगा। और चेंज इन आइडिया ऐसे ही नहीं हो पाएगा कि मन किया वो हो गया ना, वो होगा डायलैक्टिकल आइडियलिज्म की वजह से, जिससे एक रेशनल आइडिया निकल के आएगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब बस इस पर डिस्कशन अपना होने वाला है। डायलैक्टिकल मेथड, ये है कुछ डायलैक्टिकल मेथड, हेजेलियन डायलैक्टिक। आल्दो इस थ्योरी को मार्क्स ने भी यूज किया है, बस उन्होंने मटेरियल रियलिटी में इसको यूज कर लिया है, ना कि आइडिया में। तो हम इसको मार्क्स के केस में भी पढ़ेंगे। डायलैक्टिक मेथड engaging in a debate of opposing views, contradictory ideas and come up with collective understanding and truth. Dialectical method was initially used by Socrates, बहुत पुराना मेथड है, सॉक्रेट्स भी इसको यूज किए हैं, among his classroom students in philosophical discourse. तो सॉक्रेट्स क्या करते थे, वो पूछते थे, क्वेश्चन करते थे, जैसे रिलीजन पे क्वेश्चन किया, तो कोई प्रो रिलीजन होता था, कोई एंटी रिलीजन होता था, फिर दोनों के आइडिया को कंबाइन करके एक नई रियलिटी बताई जाती थी, फिर उसके बाद उसका भी अपोजिशन होता था। ऐसे ही समझते हैं, मान लिया एक कोई थेसिस आएगी, उसके अपोजिट में एक आइडिया आएगा, वो बनाएगा सिंथेसिस। ठीक, मीन्स इससे पता लग रहा है थेसिस और एंटीथेसिस जैसी चीजें हो रही हैं, मीन्स डिस्कोर्स है, तो फिर रेशनलिटी है समाज में, मीन्स माइंड यूज हो रहा है। अगर ये डिस्कशन ही ना हो तो कोई माइंड का यूज ही नहीं। रेशनलिटी है मीन्स माइंड अपने आप है, थेसिस और एंटीथेसिस के पीछे माइंड ही है। फिर इससे एक कंबाइंड या शेयर्ड रियलिटी मिलेगी, वो होगी सिंथेसिस। चलिए, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स इसमें आ गए। फिर सिंथेसिस को मान लिया गया थेसिस, मीन्स ये होगी थेसिस। अब उसकी भी एक एंटीथेसिस आ गई, फिर एक न्यू सिंथेसिस आ गया, मीन्स ये सिंथेसिस 1 था, ये सिंथेसिस 2 था। तो आप समझिए, ऐसे आइडिया को चेंज किया जाता है, लेकिन रेशनलिटी के द्वारा। तो ये जो सिंथेसिस 1 से सिंथेसिस 2 आया, इसमें क्या चेंज दिख रहा, ये रिफाइंड और हो गया। जो कमियां यहाँ नहीं पकड़ पा रहे होंगे, ये कमियां यहाँ पर पकड़ में आ गई। ऐसे चलता रहता है ये हेजेलियन डायलैक्टिक का प्रोसेस, और एक समय आने के बाद यही सिंथेसिस मटेरियल रियलिटी में दिखने लगता है, यही मटेरियल रियलिटी में आ जाता है। तो मटेरियल रियलिटी में जो चीज़ आ रही है, वो बहुत डिबेट और डिस्कशन के बाद आ रही है, मीन्स रेशनल डिस्कशन के बाद ही मटेरियल रियलिटी बनती है, ना कि यूं ही आपने सोच लिया कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे और बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रधानमंत्री बने होंगे, उसके पीछे आपने दिन-रात थेसिस, एंटीथेसिस, उसके बाद सिंथेसिस, फिर एक और आइडिया आया होगा, फिर आप कहीं इलेक्शन लड़ने गए होंगे, फिर आप एमपी बनेंगे, फिर कहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत लंबी प्रोसेस है, मटेरियल रियलिटी तो लास्ट में है, उससे पहले ये बैकग्राउंड में लगाना पड़ता है। कौन कह रहा है? हेजल। थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, इसकी बात मार्क्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो मटेरियल रियलिटी के केस में कर रहे हैं, उसको भी समझेंगे। एक देखिए, हेजल का थेसिस, एंटीथेसिस क्या है? मान लीजिए सिंथेसिस को ऐसे देखा, सॉरी, थेसिस को ऐसे देखा, एंटीथेसिस को ऐसे देखा, मीन्स थेसिस क्या है? एक एलिफेंट, एंटीथेसिस मान लिया पेंगुइन है। तो सिंथेसिस क्या बनेगा? दोनों का एक कंबाइंड, मीन्स एक रेशनल डिसीजन के आधार पर जो भी आ रहा है, रेशनल आइडिया आ रहा है, मीन्स दोनों की जो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होगी, वो सिंथेसिस में आएगी। तो देखिए, इसमें एलिफेंट भी है और पेंगुइन भी है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, थेसिस प्लस एंटीथेसिस गिव्स आउट सिंथेसिस। तो ये आप इंडियन फिलॉसफी में देखें तो भगवान बुद्ध के मध्य मार्ग जैसा कुछ है, उनके में भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं चला जाता था। थेसिस और एंटीथेसिस एक्सट्रीम थॉट है, और सिंथेसिस एक मिडिल पाथ है दोनों का, मीन्स उसमें दोनों की रियलिटी होगी, दोनों के आइडियाज होंगे। फिर अगर इसको फिर थेसिस मान लिया, फिर एंटीथेसिस आ गया, फिर एक मिडिल पाथ आएगा जिसमें दोनों के आइडिया होंगे। तो ऐसे आइडियल रियलिटी चेंज होती रहती है, मीन्स ये देखिए आइडिया चेंज हो रहे हैं, चेंज ऑफ आइडिया, ऐसे ही समाज भी चेंज होता रहता है। हेजल सा हिस्टोरिकल चेंज एज डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन आइडियाज एंड थॉट्स। हेजल साहब ये कह रहे हैं, मान लीजिए ये सिंथेसिस 1 हुआ, उसके बाद सिंथेसिस 2 हुआ, अब मान लीजिए इसके बेसिस पर आपने एक मटेरियल रियलिटी बना दी, सोसाइटी 1, ये थोड़े दिन चली, फिर हमने उसको थेसिस माना, फिर हमने उस सोसाइटी की कुछ कमियां देखी, फिर एक नया सिंथेसिस 2 आ गया। तो आइडिया चेंज हुआ,
फिर यहाँ पर नई सोसाइटी आ गई, इसका नाम हो गया सोसाइटी 2, और फिर उसके बाद इसको फिर कैरी किया, फिर सोसाइटी 3 हो गया। तो सोसाइटी 1 आपने किसके केस में देखा था? प्रिमिटिव सोसाइटी। सोसाइटी 2 क्या बताया था हेजल ने? सिविल सोसाइटी। ऐसे ही और पर्टिकुलर सोसाइटी 3 बनेगी, तो हेजल ने उसको कौन सी सोसाइटी कहा? स्टेट। तो ये जो भी चेंज हो रहा है, प्रिमिटिव सोसाइटी टू सिविल सोसाइटी टू स्टेट, ये आइडिया के चेंज होने के कारण ही है। तो इसी को कहा गया डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, चेंज इन आइडियाज। और डाई क्यों है यहाँ पर? डाई ये है क्योंकि एक प्लस है तो एक माइनस है, दोनों अपोजिट हैं। डायलैक्टिकल मीन्स रीजनिंग विद टू अपोजिट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो दो हैं पहली बात तो इसलिए, और अपोजिट हैं लेकिन लॉजिकल हैं, रेशनल हैं, माइंड लग रहा है। ये बात ध्यान रखिए, हेजल की थ्योरी में माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एस इन केस ऑफ कोर्ट रूम डिस्कशन, ऐसे ही कोर्ट रूम में होता है, एक वकील कुछ कहता है, एक वकील उसके अपोजिट कहता है, लेकिन सिंथेसिस कौन कर रहा है? जज उसके हिसाब से एक डिसीजन लेता है, वो भी आइडिया ही होता है। तो कोर्ट रूम डिस्कशन में भी यही देखा गया, सोक्रेट्स की क्लासरूम डिस्कशन में भी यही डायलैक्टिकल आइडियलिज्म देखा गया। तो कल फिर से स्टार्ट करेंगे डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, इसमें और थोड़ा इन डेप्थ डाइव करेंगे, देखेंगे, और फिर उसके बाद 3 लॉ ऑफ डायलैक्टिकल आउटलाइन बाय फ्रेडरिक एंजल देखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे मार्क्स की थ्योरी पर। अभी हम मार्क्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराए हैं, हम मार्क्स का बस बैकग्राउंड अभी तक पढ़े हैं। बैकग्राउंड पढ़ने के बाद मार्क्स को और अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।